अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम बयानिया और मैं हूं आलिया शब्बीर। नाज़रीन, IMF की कड़ी शराइत के सामने हुकूमत बेबस है और इस वक्त महंगाई के बोझ तले अवाम दबते चले जा रहे हैं। टैक्सेस की मार है और अवाम को इस वक्त महंगाई जो है वो 40% से भी अबव जा रही है और पेट्रोल जो है वो मिल ही नहीं रहा, नायाब है। ज़ख़ीरा अंदोज़ों ने उस पर भी कब्जा कर लिया है। ये मुल्क की सूरत हाल है। इसी के पेश नज़र शायद मुआशी इमरजेंसी पर भी गौर किया जा रहा है। इसका खदशा फवाद चौधरी साहब ने जिक्र किया है। हुकूमत अपने तौर पर किफ़ायत शारी प्लान भी दे रही है, लेकिन वो किफ़ायत शारी प्लान क्या अमली तौर पर हो सकता है या नहीं हो सकता, इस पर भी बात करेंगे। साथ साथ इमरान खान की गिरफ्तारी के इम्कानात कितने हैं और जेल बरो तहरीक क्या वाकई ही होने जा रही है, इन तमाम मामलात पर बात करने के लिए आज के मेरे मेहमान हमें ज्वाइन किया है नज़ीर लगारी साहब ने। सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, हमारा साथ देंगे आज के प्रोग्राम में। सलमान आबिद साहब कॉलमिस्ट हैं, सीनियर साफ़ी हैं। नजब मलिक साहब ने हमें ज्वाइन किया है, सीनियर एंकर पर्सन और सीनियर जर्नलिस्ट हैं। आप तमाम मेहमानों को प्रोग्राम में खुशामदीद कहूँगी। प्रोग्राम का आगाज़ नज़ीर लगारी साहब आपसे कहूँगी। नज़ीर लगारी साहब, IMF के सामने हुकूमत बेबस है और IMF की कड़ी शराइत मान ली गई हैं। अब इसका तमाम तर बोझ अवाम पर डाला जा रहा है। महंगाई का जो बोझ अवाम पर डाला गया है, और क्या अवाम की सकत है कि उसको बर्दाश्त कर सके? 200 तकरीबन तकरीबन 200 साल पहले गालिब ने कहा था कि कर्ज की पीते थे मैं और समझते थे कि हाँ रंग लाएगी हमारी फाका मस्ती एक दिन। तो अब हमारी फाका मस्ती रंग ला रही है। हम शाहाना ठाठ से रहते हैं। अब दुनिया भर में चले जाएं, हम कई मुल्कों में गए हैं। बेल्जियम के प्राइम मिनिस्टर हाउस को देखें, एक छोटा सा एक घर है, ऑफिस भी और वो घर भी वहां पर, और आपको लगता ही नहीं है कि किसी आप VIP की जगह पर आए हुए हैं। दरवाजे के सामने चले जाएं, वहां पता चलेगा कि वहां कोई आस पास में कोई दीवार भी नहीं है, कोई चीज डायरेक्ट घर के अंदर दाखिल हुआ जा सकता है। आपको अंदाजा शायद ना हो, 10 डॉनिंग स्ट्रीट जो है वो 100, 125, 150 गज पर बनी हुई एक इमारत है। और उसके साथ जब टोनी ब्लेयर थे वजीर आजम, तो उन्होंने दरखास्त दी थी एक महकमे को जो मकानात अलाट करता है कि जो मेरे बराबर वाले घर में 11 डाउनिंग स्ट्रीट में जो रहते हैं वजीर खजाना है और वो जो हैं छड़े हैं उनके और फैमिली नहीं है, तो बराए मेहरबानी उस 11 नंबर मकान का एक कमरा जो है वो 10 नंबर में आर्जी तौर पर शामिल कर दिया जाए। मेरी फैमिली बड़ी है, मैं उसमें अकोमोडेट नहीं कर पा रहा हूँ। तो ये सूरत हाल थी जो दुनिया पर राज करते रहे उनकी। आप अपने छोड़ दें वजीर आजम को, छोड़ दें वजीरों को, छोड़ दें, आप अपने असिस्टेंट कमिश्नर का घर देखें, आप अपने डिप्टी कमिश्नर का घर देखें, पता चलेगा कि ये जो है 10-10 एकड़ पर बने हुए हैं। पता चलेगा कि आपको अंदाजा तक नहीं है कि वहां पर कितने लवाजमात हैं, कितने मुलाजमीन की फौजें हैं। ये भाई किस लिए, क्यों आपने इतने बड़े अखराजात आपसे नहीं, जब से पाकिस्तान बनाए लगा रखे। कमिश्नर सरगोदा का घर जो है पाकिस्तान में इतना बड़ा घर किसी के पास नहीं होगा। या फिर है इमरान खान, उनका है 300 कनालों पर घर बना हुआ है, भाई बड़े लोग हैं जो चाहे कर लें। हमारे यहाँ अखराजात को कंट्रोल नहीं किया जाता है, बल्कि बदतरीन हालात में जब आपके सर पर मौजूद होता है कि आप दिवालिया की तरफ जा रहे हैं, दिवालिया होने जा रहे हैं, उस वक्त भी आप महंगी कारों के आर्डर देते हैं कि भाई ये कर मंगवाओ। कोई खुदा का खौफ होता है, कोई शर्म होती है, कोई लिहाज होता है, कोई चीज ऐसी होती है जिसके समझे कि हम यार इन लोगों को मुल्क का भी ख्याल है। अच्छा, ये तो ये हमारे सियासी अशराफिया है। ब्यूरोक्रेसी की तरफ जाएं, अदलिया के जज साहबान की जिंदगी भर के काम को भी देखे और फिर उनकी मराद को भी देखे। 1 महीने की मराद जो है उनकी रिटायरमेंट के बाद की जो उनकी पेंशन और दीगर मराद है उनको भी देखें और फिर अंदाजा लगाएं कि आपके मुल्क के साथ क्या हो रहा है। जजनल साहबान जो है वो किस तरह, मोहम्मद खान जुने जो आए थे उन्होंने कहा था कि अब 3 स्टार जनरल भी जो है वो 1000 सीसी की कार में घूमेंगे और शायद वही उनकी जो है वो सजा बनी थी और उनको फौरन हटा दिया गया था। ये है आपका ये है आज ये हमारा शराफिया। और आज वजीर आजम ने भी कहा कि मैं भी इस शराफिया का हिस्सा हूँ।
हम सबको मिलकर इस सोचना होगा। लेकिन मिलकर क्या सोचेंगे जब खुद अमली तौर पर नहीं करेंगे। नजम वली साहब, ये किफ़ायत चार कमेटी ने सारा मलबा हमारे सिफारत खानों पे डाल दिया है कि उनकी कटौतियां की जाएं, उनकी तनख्वाहें कम की जाएं, स्टाफ कम किया जाए, जहां पर इस वक्त ज़रूरत है कि हम सफारतकारी को मजबूत करें। ये कटौती तो हमने अपने अंदरूनी सतह पर करनी थी, लेकिन हमने ये बैरूनी सतह पर करने की कोशिश की है, जो कि हमारे लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है। क्या वजह है कि मुल्क में हम अपने अखराजात कम नहीं कर सकते, हम ये बोझ जो है वो दूसरों की तरफ डिवर्ट करते हैं? देखें, किफ़ायत शुमार कमेटी जो है उसकी जो रिपोर्ट है वो काफ़ी तफसीली है और सिर्फ सफारतकारों को डील नहीं करती, बल्कि दिफाई बजट में भी जो गैर पैदावारी अखराजात और दूसरी चीज़ें हैं उनको भी डील करती है, और भी बहुत सारी चीज़ों को काबीना के अरकान और अरकान पार्लियामेंट को भी डील करती है। मैं समझता हूँ कि वो एक बेहतर रिपोर्ट है। अगर उस पर भी थोड़ा सा आप अमल करें तो शायद कुछ बेहतरी आ जाए, लेकिन मैं नहीं समझता कि जब तक हम अपनी, जैसे नज़ीर गुलगारी साहब अभी कह रहे थे, कि हम जब तक अपनी जहनीत, बुनियादी जहनीत और एक जो जागीरदाराना जहनीत है, हम उसको तब्दील नहीं करेंगे, और जो हमने यहाँ पर लूट मार को और अपने लिए सब कुछ जायज़ करार दिया हुआ है, उसको हम जब तक उस जहन को तब्दील नहीं करेंगे तब तक हम कोई तब्दीली ला सकते हैं। हमारी नज़र में जो बड़े लोग हैं वो पैसे वाले लोग हैं, इल्म वाले, अकल वाले, दानिश वाले लोग बड़े नहीं हैं। तो ये तो एक हमारी मजमूई जो सूरत हाल है, लेकिन इस तो तमाम सूरत हाल में हम उस वजीर आजम को क्यों नजरअंदाज कर जाते हैं जिसने पाकिस्तान की कुल सियासी, जो पाकिस्तान की कुल तारीख है उसकी तारीख का 70%, 70% कर्जा जिसने लिया, और जिसके दौर में हमें ना एयरपोर्ट बनते नजर आए, ना हमें मोटरवेज बनती हुई नजर आई, ना हमें कहीं और बिजली के कारखाने लगते हुए एक यूनिट बिजली जो थी वो बढ़ाकर नहीं गया, और वो 70% कर्जा आज हमने वापस करना है। तो हमें यकीनी तौर पर हमारे लिए बड़े बहरान साबित होंगे, बड़े मसाइल साबित होंगे। हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। पूछा जाना चाहिए ना जी कि ये आप कहाँ पर खर्च करके चले गए, कहाँ पर चला गया ये 70% कर्जा पाकिस्तान की तारीख का आपने 3.5 बरस में ले लिया। फिर हमें पूछना चाहिए कि जनाब आज आप मांग रहे हैं, आपने पंजाब की और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियां तोड़ दी, और आज हमें कहा जा रहा है कि जाओ इंतखाबात करवाने के लिए उसके लिए 50 अरब, 60 अरब, 70 अरब, कितने भी अरब चाहिए, वो इतने अरब लेकर आओ। तो क्या हमें पूछना नहीं चाहिए कि भाई इसकी कौन सी ऐसी जरूरत थी कि आपने ये असम्बलियां तोड़ी? क्या वो असम्बलियां चल नहीं रही थी? क्या कानून साजी नहीं हो रही थी? क्या हुकूमत नहीं थी? या किसी के बाप का माल है, जब चाहें आप जितना चाहें हम एक एक रुपए पर खर्च करते हैं? हमें बहुत सारे सवाल पूछने हैं। हमें पूछना है उस IMF के मुआहदे के बारे में पूछना है कि भाई जब तुम यहाँ पर हुक्मरान थे तो तुमने एक ऐसा मुआहदा किया जिसके नतीजे में तमाम लोग आलिया पाबंद हो गए, जो इससे पहले चीजों को बेहतर करते रहे थे, लेकिन आज वो कुछ भी करने के काबिल नहीं है। स्टेट बैंक की तरफ से उनके हाथ बांध दिए गए हैं। आप वो मुआहदा करके गए जिसके तहत हमें पेट्रोलियम पर लाजमी तौर पर जो है लेवी बढ़ानी थी, 50 रुपए करनी थी। आप वो मुआहदे करके गए जिसके तहत हमें सब्सिडीज खत्म करनी थी। तो मैं ये समझता हूँ कि आपने का आवा जो बिगड़ा है, ठीक है, हमारी 70 साल की जो गलतियां थी वो हमने उसको पे तो करना है, और कभी ना कभी तो पे करना है। कब तक हम कर्ज लेकर कर्ज वापस करते रहेंगे? लेकिन फिर भी सवाल तो ये करना है कि जो हमारे ताबूत में जो आखिरी कील ठोंकी गई और चीजों को खराब ऐसा किया गया कि आज हम मरने की तरफ जा रहे हैं, तो उन साहब से भी पूछा जाना चाहिए। वो आज तो सबका होना चाहिए, बिल्कुल भगवान बने हुए हैं, आज वो पवित्र बने हुए हैं, आज वो बड़े कौम के बड़े लीडर बने हुए हैं। हमें यहाँ पर इस हाल में पहुंचा के आज वो तमाशा देख रहे हैं जब पेट्रोल महंगा करना चाहिए जी, ठीक है। लगारी साहब, ये जैसे कि नजम वली साहब ने बात की है कि एहतसाब होना चाहिए, जो अब ये जो भी सूरत हाल है मुआशी तौर पर, ये इमरान खान साहब ने ये सारी क्रिएट किया, उन्होंने सही हैंडल नहीं किया। और इमरान खान साहब तो बड़ा कहते थे कि यूनिवर्सिटी बनाएंगे, लाइब्रेरी बनाएंगे, प्राइम मिनिस्टर हाउस से लेकर गवर्नर हाउस तक ये सारी शाहाना तर्ज जो जिंदगी है इसको खत्म करेंगे, तो वो भी नहीं कि ये कर पाए हैं। वो अब तक तो शाहाना जिंदगी को तरस रहे हैं। अब भी इस वक्त भी उनको शाहाना जिंदगी चाहिए है। इस वक्त भी वो यही चाह रहे हैं कि उनकी जिंदगी वो हो जिसमें प्रोटोकॉल हो। प्रोटोकॉल के खिलाफ प्रोटोकॉल के लिए तड़प रहे हैं। ये है उनका
मेरे ख्याल में एहसास होना चाहिए, जब से पाकिस्तान बना है तब से लेकर अब तक क्यों ये सब कुछ ऐसा होता रहा है। सलमान आबिद साहब, ये एहसाब तो होना चाहिए लेकिन जिम्मेदारी भी उठानी चाहिए, और इमरान खान साहब ने ये जिम्मेदारी नहीं उठाई है। वो कहते हैं कि ये हुकूमत नाअहल है, कुछ नहीं कर सकी है। IMF से लेकर और वजीर आजम हाउस तक कुछ भी ठीक नहीं करके गए। नहीं, अगर ये हुकूमत इमरान खान नहीं कर सके हैं, मैं आपकी बात से मान लेता हूं 2 मिनट के लिए, तो अब मौजूदा हुकूमत तो आई है ना। ये तो कहती थी हम ज्यादा तजर्बाकार लोग हैं, हमारे पास ज्यादा सलाहियत है, हमारे पास ज्यादा विजडम है, हमारे पास ज्यादा विजन है, तो अब ये मुल्क को ठीक कर लेना। तो अब ये हाथ ना उठाए ना कि सारा मलबा इमरान खान पे डाल रहे हैं। अपनी नाकामी का भी एतराफ करें कि हम क्या करते रहे। भैया साहब डार तो लंदन से बैठ के हमें कहता था कि मेरे पास इकोनॉमी का जादू है और जब मैं आऊंगा तो डॉलर नीचे आ जाएगा, महंगाई कम हो जाएगी। तो वो कहां गई बातें? फिर वो कहते थे कि IMF से मुझे बात करना आती है, वो क्यों नहीं कर सके बातें सारी। लेकिन जैसे नजम वली साहब ने ये कहा है ना, सलमान आबिद देखना चाहिए ना कि इस हुकूमत ने 9 वर्षों के अंदर जो कोशिशें की हैं उसके क्या समरात निकल के आए हैं, वो क्यों नहीं कामयाब हो सके, उसका भी कोई एहतसाब होगा या नहीं होगा। नजम वली साहब यही तो कह रहे हैं कि IMF के साथ जो एग्रीमेंट करके गए हैं इमरान खान साहब, उसके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं किया और जिसके कॉन्सिक्वेंसेस हमें अभी तक भुगतना पड़ रहे हैं। तो फिर इनको पता होना चाहिए था कि जब ये हुकूमत मिल रही थी तो इनको पता था कि IMF से वो माहिदा करके गए हैं, हम ये माहिदा नहीं चला सकेंगे, फिर हुकूमत नहीं लेनी चाहिए थी। खान अब्बासी साहब तो कहते हैं ना, वो कहते हैं कि हमें ये हुकूमत लेनी नहीं चाहिए थी। हमें जैसे ही हमने तहरीक में तमाद मंजूर करवाई थी इमरान खान के खिलाफ, हमें फौरी तौर पर इलेक्शन का रास्ता इख्तियार करना चाहिए था। हम आवाम के पास जाते। जब आपने आवाम के पास नहीं गए, आपने हुकूमत चलाई है, तो अब रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपको लेनी पड़ेगी। राइट। ब्रेक के बाद जब हम वापस बात करते हैं कि ये जो किफ़ायत शार कमेटी है इसके ऊपर और मुआशी इमरजेंसी की क्या वाकई ज़रूरत है और इसके ऊपर जो बात हो रही है उसमें कितनी हकीकत है, फवाद चौधरी भी इस पर सीख पाए हैं। ब्रेक के बाद बात होगी, कीप वॉचिंग। वेलकम बैक नाज़रीन। बात कर रहे थे इस वक्त के जो मुल्क के मुआशी हालात हैं उनका तकाजा क्या है कि सारा बोझ अवाम पर डाल दिया जाए। हुकूमत जो कोशिश कर रही है, किफ़ायत शार कमेटी बना रही है, उसकी सिफारिशात आ रही हैं, उनके ऊपर अमल कितना होगा और जो सिफारिश है वो क्या क्या है। क्या हुकूमत वाकई ही कोई अपनी सतह पर ऐसी कोई मिसाली काम करने जा रही है या ये सिर्फ और सिर्फ दिखावा ही होगा। सलमान आबिद साहब शॉर्टली कमेंट कीजिएगा, ये हुकूमत जो अवाम पर तो बोझ डाल रही है, ये जो किफ़ायत शारी का ये अभी नारा लगाया जा रहा है, क्या कोई ऐसा मिसाली काम हुकूमत से तवक्को किया जा सकता है? देखिए, ये इस हुकूमत का तो मसला नहीं है। इससे पहले भी जितनी साबका हुकूमतें आई हैं उन्होंने भी कोई मिसाली काम तो नहीं किया किफ़ायत शारी के हवाले से जो हम तवक्को करें कि यहाँ पर हो सकेगा। अभी भी आप देख लीजिए जिस अंदाज से हमारा हुक्मरानी का निज़ाम चल रहा है, और नज़ीर लुगारी साहब ने बिल्कुल बजा कहा है कि आप छोड़े हुक्मरानों को, नीचे आके देखें कि इंतजामी लेवल पे ब्यूरोक्रेट्स किस तरह से जिंदगी गुजार रहे हैं, आपके जजेस किस तरह से जिंदगी गुजार रहे हैं, आपकी स्टैब्लिशमेंट के लोग किस तरह से जिंदगी गुजार रहे हैं। तो हमारे यहाँ तो किफ़ायत शारी अनफॉर्चुनेटली है नहीं। हम तो हुकूमत में आए इसीलिए कि ज्यादा से ज्यादा मराद जो है ये हमें मिले, लग्जरीज मिले। तो अगर हुकूमत किफ़ायत शारी मुहिम पर अमल करते हुए अपना कट साइज करती है, गवर्नेंस का अपनी मराद को कम करती है, तो मुझ समेत सब उसकी हौसला अफजाई करेंगे। लेकिन जब ये होगा तो हम देखेंगे। अभी तो इस वक्त कुछ नहीं हो रहा ना। अभी तो आपके सामने तमाम हुकूमतें, चाहे वो मरकजी हुकूमत है, चाहे वो सूबाई हुकूमतें हैं, सब के सब उसी शाहाना अंदाज से हुकूमत कर रहे हैं जैसे साबका हुक्मरान भी करते रहे। तो फर्क तो कोई अभी तक नजर नहीं आ रहा। नज़ीर लगारी साहब ने ये भी कहा है कि लोगों पे खर्च करने की इमरान खान साहब तो उस प्रोटोकॉल को अभी भी तरस रहे हैं। इमरान खान साहब तो उस प्रोटोकॉल को अभी भी तरस रहे हैं और पर तोल रहे हैं कि उस प्रोटोकॉल वो शाहाना तर्ज ज़िंदगी दोबारा से इंजॉय कर सके। लेकिन अभी जो है वो जाहिर है कि हुकूमत से आउट हैं और इसके लिए ये हुकूमत है ये क्या करने जा रही है। ये जो बात अभी फवाद चौधरी साहब कर रहे हैं कि मुआशी इमरजेंसी की तरफ हम जा रहे हैं, शायद हुकूमत को ऐसी कोई ऑप्शन दी जा रही है। क्या मुआशी इमरजेंसी की ज़रूरत है और वो किस लिए? सूरत हाल तो बहुत ख़राब है, इसमें कोई शक नहीं है, और लोगों के लिए बेशुमार मसाइल पैदा हो चुके हैं। और अभी भी हम ऑक्सीजन के ऊपर हैं, वेंटिलेटर के ऊपर हैं। IMF से मामला तय करने के बाद हमें कुछ ऑक्सीजन मिल जाएगा, हम शायद कुछ अरसे और आगे गुजार सकेंगे। लेकिन मैं नहीं समझता कि कोई माशी इमरजेंसी की बातें हो रही हैं। अलबत्ता कुछ लोग जो है मईशत की सूरत हाल को बुनियाद बनाकर इंतखाबात से कहते हैं कि इंतखाबात नहीं होने चाहिए, और बार बार ये कहा जा रहा है कि पहले मईशत को दुरुस्त करें और फिर इंतखाबात का रास्ता इख्तियार करें। तो ये वही लोग हैं जो चाहते हैं कि इंतखाबात ना हो, पहले मईशत का निज़ाम ठीक किया जाए।
अब मईशत तो हम 70 वर्षों में ठीक नहीं कर सके हैं, अब मुझे नहीं मालूम कि कब मईशत ठीक हो सकेगी, और ना कोई जादुई अमल है कि जो हम अगले 3-4 माह या 6 माह में मईशत को ठीक कर सकेंगे। ये तो लॉन्ग टर्म पॉलिसी का तकाजा है कि अगर हमने मईशत को दुरुस्त करना है तो हमें बड़े बोल्ड फैसले करने पड़ेंगे। तो मुझे लगता यह है कि बुनियादी तौर पर यह नैरेटिव तो बिल्ड किया जा रहा है कि मईशत की सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़राब है और उसमें इंतखाबात ना हो, लेकिन अब ये फैसला मुझे लगता है कि मामला जो है वो अदालतों में चला गया है। जैसे कल लाहौर हाई कोर्ट का फैसला आया है और अब जाके हतमी तौर पे मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को कोई फैसला करना पड़ेगा इंतखाबात के होने या ना होने के बारे में। लेकिन इस वक्त मईशत की जो सूरत हाल है वो तशवीशनाक जरूर है, लेकिन अब उसमें कैसे बेहतरी आएगी यह देखना पड़ेगा आने वाले कुछ अरसे में। जी ठीक है। नजम वली साहब, अगर मुआशी इमरजेंसी की बात हो रही है, ये अगर आइडिया पुट किया भी जा रहा है, तो आपको क्या लगता है कि ये कितने टाइम के लिए, क्योंकि मईशत तो इतनी मतलब कि 1, 2, 4, 6 महीने, साल के लिए तो नहीं है। यही सलमान आबिद साहब कह रहे हैं कि ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग की ज़रूरत है। तो ये कितनी हुकूमत को मुआशी इमरजेंसी के लिए टाइम चाहिए होगा कि वो इस मईशत को बेहतर कर सके? देखिए, मुआशी इमरजेंसी की ज़रूरत तो है और बहुत सारे स्टेप्स लेने भी इस वक्त ज़रूरी हैं, लेकिन सलमान भाई जिस तरह से पहले बात कर रहे थे तो कुछ तमसील बयान की जाती है कि आप जंगल में आग तो फौरन लगा सकते हैं, थोड़े अरसे में लगा सकते हैं, लेकिन अगर आप ये कहें कि उस आग को बुझाना है तो फिर कोई भी जानवर आग लगा के चला जाए और आप शेर से कहें कि तो शेर और आग बुझाते क्यों नहीं हो, तो फिर आग बुझाने में वक्त तो लगेगा। जी ठीक है। नज़ीर लगारी साहब, यही सवाल मेरा आपसे है कि मुआशी इमरजेंसी की क्या वाकई ज़रूरत है और कितना टाइम चाहिए होगा? क्या वाकई ज़रूरत है? इंतखाबात से फ़रार है? क्या वजह है कि हम मुआशी इमरजेंसी की जो गर्दान है वो सुन रहे हैं? पहली बात यह है कि क्या वो तमाम लोग, अफराद, इदारे, ग्रोह अपनी इस बात पर अब भी मुसिर हैं या इस बात से अब रजू कर चुके हैं कि उन्होंने गलतियां की हैं। वो जो नए नए लाडलों को लेकर आने के माहिर हैं और नए लाडलों के लिए नया मैदान बिछाने के माहिर हैं, जो चाहते हैं कि जनाब उनकी मर्जी की, उनकी ख्वाहिश की जो शख्सियात को लीडर बनाया जाए और लीडर बनाकर लाया जाए और फिर वो धांधलियां करें और धांधलियां करके अपनी मर्जी के लोग लेकर आए, जो ढोंग रचाएं कि इलेक्शन हो रहा है और फिर बाद में तो ऐसा अब ऐसा भी हो रहा है कि उनसे गालियां सुने जो जिनको लाते हैं। तो क्या ये उन लोगों ने अपनी मर्जी के लोगों को लाने का सिलसिला खत्म कर दिया? मैं समझता हूँ ऐसा नहीं है। वो अब भी सहूलत कर के तौर पर काम कर रहे हैं। नहीं, ए पॉलिटिकल हो चुके हैं ना अब तो, ये अब किसी किस्म की आप पता नहीं, मुझे नहीं समझ में आता है ये कैसे हुए हैं। मुझे बिल्कुल नहीं समझ में आता है कि वो कहाँ से डीपोलिटिसाइज, भाई डीपोलिटिसाइज होना इसको नहीं कहते हैं, ये एक नहीं है। मैं बात फौज की नहीं कर रहा हूँ। जो इदारे हैं, जो एस्टेब्लिशमेंट है, वो सिर्फ फौज नहीं है, अदलिया भी है, ब्यूरोक्रेसी भी है, मीडिया भी है, हम आप भी हैं, वो लोग भी हैं जो अपनी राय रखते हैं और मुसलक करते हैं, ये सब कुछ भी है। पिछले पाकिस्तान में क्या होता रहा है? यानी एक आदमी जो कायदे आजम का साथी था, ऐसा साथी जिसने 1940 23 मार्च को करारदाद लाहौर पढ़ी थी, उसको हमने कहा 13 साल के बाद पाकिस्तान बनने के 6 साल के बाद वो इलेक्शन जीता ईस्ट पाकिस्तान में और 3/4 मेजोरिटी ली। इससे भी ज्यादा मुस्लिम लीग को 9 सीटें मिली टोटल और ये 200 से ज्यादा, तकरीबन कोई 236-38 सीटें लेकर ये हुकूमत बनाने की पोजीशन में थे। वो मुस्लिम लीग जो ऊपर बैठी हुई थी वो कहते हैं तुम गद्दार हो, तुम चोर हो, तुम डाकू हो, तुम खाइन हो, हटो यहाँ से, और उसको पकड़ कर हटा दिया जाता है और मंशा के लोगों को लाया जाता है। आज भी ऐसा ही हो रहा है नज़ीर लगारी साहब, आज भी ऐसा ही हो रहा है, आज भी ऐसा ही हो रहा है। आज मैं यही तो मेरी गुजारिश है, मैं यही तो आपसे अर्ज कर रहा हूँ, कौन डिपोलिटिसाइज हुआ है, किसने सियासत छोड़ दी है, किसने उस्तादी छोड़ दी है? आज भी पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के लिए जिनकी जिम्मेदारी है कि बचाएं पाकिस्तान को, नहीं बचाते हैं, वो मुश्किल में डालते हैं। ये क्या जरूरत थी कि अयूब खान 1962 में बैठकर पाकिस्तान बनाने वालों से कह रहा था कि आओ भाई तुम अलग हो जाओ, ईस्ट पाकिस्तान वाले अलग हो जाओ। कायदे आज़म ने इसलिए पाकिस्तान बनाया था कि एक जनरल आकर कहे कि तुम अलग हो जाओ।
ये कोई पाकिस्तान को रखने का ये तरीका था। और आज जो कुछ कर रहे हैं मुझे नजर आ रहा है, मैं अपनी बूढ़ी आंखों से देख रहा हूँ कि पाकिस्तान खतरे की तरफ जा रहा है, तबाही की तरफ जा रहा है। और तबाही का बीज जो है ये बोया गया, इससे पहले भी बोया जाता है। ये नहीं है कि ये पहला इमरान खान है। आपने इमरान खान को लाकर इस कौम को जज्बाती करके बर्बादी का बीज रखा, धांधली की, चोरी की, डाके डाले और इसको लाए। और लाने के बाद जो पाकिस्तान का हशर हुआ है उसको आप देखें, उसको संभालें। ये पाकिस्तान आपसे नहीं संभाला जा रहा है। आप 50 शहबाज शरीफ और लेकर जाए, 50 नवाज शरीफ और लेकर आते, 50 जरदारी और लेकर आते। जिस हाल पर पाकिस्तान को इमरान खान ने पहुंचाया, यहाँ से निकाले तो सही कोई। लेकिन फिर क्या होगा? निकालने के लिए वक्त चाहिए ना, गले में डालना होगा। निकालने के लिए वक्त चाहिए, इसीलिए शायद मुआशी इमरजेंसी का जो मंसूबा है वो सामने आ रहा है। नजम अली साहब, आपकी ऑडियो डिस्टर्ब होने की वजह से बात कंप्लीट नहीं हो सकी, आप बात प्लीज कंप्लीट कर लीजिएगा मुआशी इमरजेंसी के लिए। और नज़ीर लगारी साहब ने ऐड किया कि हालात जो मुख्तलिफ एक्सपीरियंस किए जाते हैं और मुख्तलिफ लोगों को लाया जाता है, फिर उसका जो खमियाजा है वो भुगतना पड़ता है। और आज भी हम भुगत रहे हैं और इसको दुरुस्त करने वाला कोई नहीं है, कोई ना दुरुस्त कर सकता है। लेकिन दुरुस्त तो हम सब ने मिलकर ही करना है और पाकिस्तानियों ने ही करना है, कोई बाहर से तो नहीं आएगा। और जब कोई बाहर से दुरुस्त करने के लिए आता है तो फिर बांग्लादेश बन जाता है। तो जो कुछ करना है हम सब ने ही करना है, हम इन्हीं इदारों ने करना है, इन्हीं सियासतदानों ने करना है। लेकिन जब तक हम सब, पता नहीं मुझे किताबी सी बातें लगती हैं, लेकिन हम करने पर मजबूर हैं कि जब तक हम सब अपने ज़ाती, सियासी और ग्रोही मफादात से बाहर नहीं निकलेंगे कुछ नहीं हो सकेगा। पाकिस्तान को हमने जहां पर, जिस जगह पर कर्जे ले लेकर और जिस, नज़ीर लगारी साहब जो शुरू में बात कर रहे थे, जिस अयाशी की जिंदगी के जरिए हमने जहां पर पहुंचा दिया है, उसके बाद अब तो माशी इमरजेंसी के अलावा कोई रास्ता नहीं है। और मैं आपको बताता हूँ कि मैं आवाम के पास गया हूँ, मैं प्रोग्राम करने के लिए अनारकली गया, इचरा बाजार गया, हाल रोड गया, बहुत सारी जगहों पर मैंने जाके आवाम से पूछा, मैंने कहा आप क्या चाहते हैं, इस वक्त जो सूरत हाल है क्या हाल है। तो लोगों की चीखें निकली हुई है महंगाई की वजह से। और इस वक्त लोग जो हैं वो समझते हैं कि इंतखाबात हों ना हों, उन्हें कोई इस चीज से गर्ज नहीं है, उन्हें सिर्फ इस चीज से गर्ज है कि महंगाई कम होनी चाहिए। उनके घर में वो जो घी लाते थे, वो जो आटा लाते थे, वो जो दालें लाते थे, उनकी कीमतें कम होनी चाहिए। और इस वक्त सबसे ज्यादा पिसा हुआ तो तबका जो है वो तनख्वाहदार तबका है, जिसकी तनख्वाहें। लेकिन नजम अली साहब, जाहिर है कि ये हुकूमत, इस हुकूमत से तो नाराज है ना आवाम, और हुकूमत का ये सियासी फैसला भी हो सकता है क्योंकि इस वक्त महंगाई है और अवाम नाराज हैं, और ये फैसला इलेक्शन में ना जाने का किया जाए तो मुआशी इमरजेंसी एक जवाब हो सकता है। लेकिन अवाम इसलिए नाराज हैं क्योंकि उनका बयानिया जो है बड़ा कमजोर है हुकूमत का। हुकूमत आज खुर्रम दस्तगीर ने बात की, किसी दिन कोई कर देता है, लेकिन कोई भी ये बताने के लिए तैयार नहीं है, कोई भी ये चीज वासिया करने के लिए तैयार नहीं है। और शायद इसमें बात भी नहीं कर रहे कि इस वक्त सूरत, ये सारी सूरत बनी क्यों है। ये सारा कुछ जो मुस्लिम लीग, अभी हमारे दोस्त बात कर रहे थे कि मुस्लिम लीग नून को और पीडीएम को ये सारी जिम्मेदारी लेनी नहीं चाहिए थी, तो क्या करते, पाकिस्तान को डूबता हुआ देखते रहते, पाकिस्तान को जलता हुआ देखते रहते। वो जो 55 रुपए के हेलीकॉप्टर वाले थे, वो जो मुल्क के तारीख के 70% कर्जे लेने वाले थे, वो जो IMF के साथ मुआहदे करने वाले थे, वो जो पेट्रोल जो था 190 का होना चाहिए था 150 में दे के अपनी सियासत के लिए कौमी खजाने से सब कुछ करने वाले थे, उनको मजीद खुल खेलने का मौका देते। उनको कहते कि आपने इस जहाज के पेंदे में सुराख कर दिए हैं, तो अब आप इस जहाज को डिपोज दें, इसको फनाई कर दें, इसको खत्म ही कर दें। कोई सॉल्यूशन ही नहीं था। तो जाहिर है जी, ठीक है सलमान, अभी सब कमेंट कीजिएगा, फिर मैंने ब्रेक की जानिब जाना है, फिर बात करते हैं जेल भरो तहरीक के ऊपर भी। नजम अली साहब का कहना है कि इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं था, क्या करते फिर? या तो कोई डिक्टेटर को दावत दे दी जाती या फिर इमरान खान के पास ही हुकूमत रहती। खाकान अब्बासी का और ख्वाजा आसिफ साहब का बयान सुना दिया है। उन दोनों ने ये कहा है कि हमने शहबाज शरीफ साहब को, नवाज शरीफ को मशवरा दिया था कि जैसे इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम-ए-एतमाद पास हुई थी, हमें फौरी तौर पर इंतखाबात का रास्ता इख्तियार करना चाहिए था। अब ख्वाजा आसिफ भी मुस्लिम लीग नून के अंदर है और खाकान अब्बासी भी मुस्लिम लीग नून के एक अहम फर्द है, ये लोग मौजूद हैं। इनके मैंने तो इनका बयान दिया है कि उनके बकौल हमें इंतखाबात का रास्ता इख्तियार करना चाहिए था। अब अगर उन्होंने ये मुश्किल रास्ता इख्तियार किया है बकौल नजम अली खान साहब के, तो फिर उसकी जिम्मेदारी भी लेनी चाहिए ना, जिम्मेदारी ले। अच्छा, अगर कोई समझता है कि माशी इमरजेंसी लगाकर मुल्क के मसले हल हो सकते हैं तो बिस्मिल्लाह कीजिए, लगा दीजिए माशी इमरजेंसी। आपको अदालतों से उसकी तौसीक भी करवानी पड़ेगी, फिर अदालतें भी उसके हक में फैसले देंगी
तभी माशी इमरजेंसी लगेगी ना, ऐसे हवा में तो उठ के माशी इमरजेंसी नहीं लग जाएगी। इसलिए फिर मसला तो ये है ना कि हम ये समझ रहे हैं, अच्छा फिर उसके बाद फिर वो जो आइन है जो कहता है कि जी इलेक्शन की तरफ जाना है, उसकी फिर कोई जरूरत नहीं है। आप 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, जितने साल के लिए भी माशी इमरजेंसी लगाना चाहते हैं, उससे मसले हल करना चाहते हैं तो वो कर ले, लेकिन उससे मसले हल नहीं होंगे, मैं आपको बताऊं। क्योंकि देखिए बात बड़ी बुनियादी सी है, अगर आपके मुल्क के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी कैसे आएगी? मुझे बताइए। ये पूरी दुनिया का एक मुसलमा असूल है कि आपको पहले अपने अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी क्रिएट करनी है। उस स्टेबिलिटी के लिए, उसकी स्टेबिलिटी के लिए एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को छोड़ के इकोनॉमिक स्टेबिलिटी कर लेंगे, मुझे तो उसका कोई राइट सलमान आबिद साहब, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि इस्तेकाम आए मुल्क में तो इमरान खान साहब को शायद सियासत से आउट कर दिया जाए, गिरफ्तारी हो सकती है, केसेस बन सकते हैं, जेल में जा सकते हैं। इसके ऊपर बात करते हैं, एक ब्रेक के बाद इसके ऊपर बात करते हैं, क्या इमरान खान की गिरफ्तारी हो सकती है और गिरफ्तारी के बाद क्या जेल भरो तहरीक इंसाफ की कामयाब होगी? बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। कीप वॉचिंग। वेलकम बैक नासरीन, प्रोग्राम एक बार फिर से खुशामदीद। हम बात करेंगे अब जेल भरो तहरीक और इमरान खान की गिरफ्तारी क्या हो सकती है। एक तो मुआशी इमरजेंसी है, अगर वो लग जाए तो फिर इंतखाबात लेट हो सकते हैं और पीटीआई शायद आउट हो सकती है इस सियासी मंजरनामे से। दूसरी ऑप्शन जो है वो इमरान खान की अगर गिरफ्तारी हो जाती है या उनके ऊपर कोई ऐसी जो केसेस जो उनके ऊपर चल रहे हैं उनमें कोई सज़ा हो जाती है तो फिर इमरान खान माइनस हो गए तो उसके बाद फिर पीटीआई के लिए पीटीआई जो है वो सियासत से आउट हो सकती है। नज़ीर लगारी साहब, ये जो ऑप्शंस हैं ये पीडीएम की सियासी जमातों को कितना फ़ायदा दे सकती हैं? अगर इमरान खान गिरफ्तार होते हैं, उनके ऊपर कोई केसेस जो हैं उनमें उनको सज़ा होती है? नहीं, अगर ये इसलिए गिरफ्तार करेंगे इमरान खान को सियासत से आउट करने तो कोई फायदा नहीं होगा। बात यह है कि आपको इस प्रोसेस से गुजरना है। अगर आप इमरान खान को निकाल कर सियासत करना चाहते हैं तो ये भूल है आपकी कि आप सियासत भी कर सकेंगे और आगे भी बढ़ सकेंगे। आप इमरान खान को नामाकूलियत से माकूलियत की तरफ लाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाएं, इसलिए कि इमरान खान पिछले 9 महीने से तो बिल्कुल ही इंतहा दर्जे की गैर माकूलियत का वो शाहकार बने हुए हैं। लेकिन उनको सियासत से आउट कर देना जो है वो मसले का हल नहीं है। उनको सियासत में मौजूद रहना चाहिए। और आप इलेक्शन से कब तक भागते रहेंगे? अगर आप हार रहे हैं तो हार रहे हैं, इसमें कोई बात नहीं है। इलेक्शन में लोग हारते भी हैं, जीतते भी हैं। तो ये कौन से आसमान से तारे तोड़ कर लाएंगे? इनको एक कहानी सुनानी होगी कि 9 महीने तक इन्होंने बर्बाद करके रख दिया है, अब मैं आ गया हूँ, तो आकर ये 4 साल तक या 5 साल तक जो भी करें वो सामने आए ना, उनको उसके अंजाम तक पहुंचाएं। आपको किस बात की जल्दी है पीडीएम को कि जनाब इक़्तिदार संभाल कर बैठे? और ये कि अगर इदारे जिनको जिम्मेदारी है कि मुल्क का दिफा करें वो तय कर चुके हैं कि इसको डबोना है तो फिर उनकी मर्जी है, डबोने दें आप। सलमान आबिद साहब, आप क्या समझ रहे हैं कि इमरान खान की गिरफ्तारी क्या वाकई होने जा रही है? इमरान खान साहब बार बार इस खदशे का इजहार कर रहे हैं। नहीं, मुझे नहीं लगता है कि इमरान खान साहब की कोई गिरफ्तारी के इम्कानात हैं। अलबत्ता उनकी नाहली की तलवार जो है वो उनके ऊपर जरूर लटक रही है। लेकिन जो नज़ीर लगारी साहब ने बात की है, मैं भी उसका ही हामी हूँ कि नाहली जो है इमरान खान की, ये मसले का हल नहीं है। इससे पहले हमने पीपल्स पार्टी में बेनज़ीर को निकालने की कोशिश की, नाकाम साबित हुए, फिर हमें उनको शहीद करना पड़ा। उसके बाद हमने नवाज शरीफ साहब को निकाला, उनको नाहिल किया, उसका नतीजा भी हम भुगत रहे हैं, कोई फ़ायदा नहीं हो सका। नवाज शरीफ आज भी उतने ही रेलिवेंट है जितने कल रेलिवेंट थे। इसलिए अगर आज आप इमरान खान को डिस्क्वालीफाई कर देंगे तो ये कहना कि इमरान खान सियासत से आउट हो जाएंगे, वो नहीं होंगे, वो रेलिवेंट ही रहेंगे पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में और ज़्यादा शिद्दत का मुजाहरा करेंगे। तो मसले का हल यही है जो नज़ीर लगारी साहब ने कहा है कि अगर आपने इमरान खान का मुकाबला करना है तो फिर सियासी मैदान के अंदर ही मुकाबला करना पड़ेगा। ये मुकदमात वाला जो मामला है, नाहली वाले जो मामलात हैं, ये हम माजी में भी देख चुके हैं। इमरान खान साहब की हुकूमत ने भी ये सब कुछ करके देख लिया, कोई नतीजा नहीं निकला। उससे पहले भी हुकूमतों ने करके देखा है। पीपल्स पार्टी का और पीएमएलएन का दौर हमने देखा है, इंतकामी कार्रवाइयां एक दूसरे के खिलाफ जो चलती रही हैं, कोई नतीजा नहीं निकल सका। तो ये सलमान आबिद साहब, यहाँ पे डिफरेंट सिचुएशन ये है ना कि वहाँ पर जाहिर है कि एक ख़ानदानी पॉलिटिक्स भी थी और एक मजबूत जो पॉलिटिकल उनका था, लेकिन यहाँ पर इमरान खान वन मैन शो वाली बात है। तो उनका ये कहना है कि तितर बितर हो जाएंगे बाकी साहब या कोई और जमात बन जाएगी। मैं कह रहा हूँ आपकी बात मान लेता हूँ कि इमरान खान डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं तो इमरान खान के पास सोनिया गांधी का मॉडल है ना, वो पीछे बैठेंगे
और एक अपना बराए नाम पपेट किस्म का वजीर आजम बनाएंगे और खुद ही हुकूमत चलाते रहेंगे। जैसे आसिफ अली जरदारी साहब जो है वो सलमान आबिद साहब, ये तो सलमान आबिद साहब ये तहरीके अदम एतमाद से पहले राजा परवेज अशरफ को वजीर आजम बनाया था, लेकिन असल इख्तियारात तो सदर जरदारी साहब के पास ही थे ना। तो ये कोई ऐसा मसले का हल नहीं है जो हम इस वक्त तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे सलमान आबिद साहब इजाजत दीजिएगा, सलमान आबिद साहब इजाजत दीजिएगा, ये जो आप कह रहे हैं ना कि वो पीछे बैठेंगे और हुकूमत कोई और करेगा, चाहे वो पपेट ही हो, लेकिन ये जब तहरीके अदम एतमाद आनी थी तो उस वक्त ये ऑप्शन आया था और ये इमरान खान को काबिल कबूल नहीं था। वजीर आजम इमरान खान है तो हुकूमत लेंगे, अदरवाइज नहीं। काबिल कबूल तो बेनजीर भुट्टो को भी नहीं था जब मखदूम अमीन फहीम का नाम आया था। काबिल कबूल तो नवाज शरीफ साहब को भी नहीं था जब एक जनरल मुशर्रफ ने शहबाज शरीफ को ऑफर किया था। ये मैं नहीं कह रहा, लेकिन मैं कह रहा हूं जब वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे तो कोई तो मुतबादल देना पड़ेगा ना। जैसे खाकान अब्बासी साहब का नाम आया है, जैसे शहबाज शरीफ साहब का नाम आया, तो इमरान खान को भी तो कोई मुतबादल देना पड़ेगा ना। लेकिन असल इख्तियारात जो है, जैसे आज मुस्लिम लीग नून के सारे इख्तियारात नवाज शरीफ साहब के पास है, इसी तरीके से पार्टी के अंदर गिरफ्त जो है वो इमरान खान ही की रहेगी। वो पीछे बैठ के अपना रोल प्ले करते रहेंगे, तो ये मसले का हल नहीं साबित होगा, मैं ये कह रहा हूँ। जी ठीक है। इस वक्त क्योंकि नज़ीर लगारी साहब, मेरा आपसे भी ये जो सलमान आबिद साहब कह रहे हैं कि माइनस इमरान भी चल सकता है, गांधी का जो फॉर्मूला है, लेकिन इमरान खान साहब को जब तहरीक अदम एतमाद आई थी तो उस वक्त भी ये ऑफर किया गया था कि विदन पार्टी कोई वजीर आजम ले आए अगर आप आउट हो जाते हैं। ये भी एक फार्मूला डिस्कस किया जा रहा था, बाद में इसके ऊपर बात भी हुई। असद उमर ने भी कहा कि मुझे कहा गया, किसी और को कहा गया वजीर आजम बनने के लिए, तो ये इमरान खान को तो काबिल कबूल नहीं है। अगर इमरान खान वजीर आजम है तो हुकूमत लेंगे, अदरवाइज नहीं लेंगे। तो क्या इमरान खान -1 के साथ फिर भी कोई फॉर्मेशन कर सकते हैं गवर्नमेंट के साथ? तो सलमान आबिद साहब की बात की वजाहत होनी चाहिए। ये जो सोनिया गांधी ने किया था, उन्होंने पपेट नहीं बिठाया था। मनमोहन सिंह ने ऐसे पाकिस्तान की, ऐसे हिंदुस्तान की बुनियाद रखी जो हिंदुस्तान आज सर्वाइव कर रहा है और दुनिया में तीसरी बड़ी मैशत बन गया है। ये बीजेपी का कारनामा नहीं है, ये कारनामा मनमोहन सिंह का था और सोनिया गांधी का भी नहीं था। ये मनमोहन सिंह का विजन था जो इस वक्त इंडिया इस दुनिया की 3 बड़ी मैशतों में से तीसरी बड़ी मैशत बन गया। अमेरिका और चीन के बाद वही सबसे बड़ी मैशत है और वह कहीं भी उसका नंबर नहीं था जब मनमोहन सिंह वजीर आजम बना था। तो उस वक्त इसकी मिसाल नहीं दी जा सकती। हो सकता है कि पीटीआई में इमरान खान से ज्यादा ज़हीन लोग हों, ज्यादा काम करने वाले लोग हों। हो सकता है कि नवाज शरीफ से ज्यादा ज़हीन लोग हों मुस्लिम लीग नून में, हो सकता है जरदारी साहब से ज्यादा ज़हीन लोग हों पीपल्स पार्टी में। हमें लोगों को भी अप्रोच करना चाहिए, लेकिन यहाँ इंजीनियरिंग होती है भाई, यहाँ पर मैनेजमेंट होती है, यहाँ पर जो है वो मैन्युफैक्चरिंग होती है, यहाँ पर जो है वो हम जो है वो जिस तरह से सोने को ढालते हैं या लोहे को ढालते हैं, इस तरह ढाला जाता है लोगों को। हमारी इस्टेब्लिशमेंट बेरहमी से लीडरशिप को भाई फांसी पर चढ़ा देते हैं। अगर कोई इस काबिल है कि मुल्क को आगे ले जाए, फांसी पर चढ़ा देते हैं, गोली मार देते हैं भाई। कहाँ क्या हुआ लियाकत अली खान का, क्या हुआ जुल्फिकार अली भुट्टो, क्या हुआ बेनजीर भुट्टो का? हम ये सब कुछ कर चुके हैं और क्या हम लाते हैं जब आकर एक बिल्कुल घोंघलू लेकर आते हैं, उस वक्त हम नहीं सोचते हैं। जब हम बिल्कुल बेकार से आदमी को, किस क्वालिटी की बुनियाद पर हमीद गुल ने ये पार्टी बनाई थी, क्या था उनकी समझ में, क्या उनकी फहम थी कि हम एक क्रिकेट के खिलाड़ी को लेकर हम पाकिस्तान पर राज करेंगे, दुनिया पर राज करेंगे? तो देख लिया, हम नतीजा भी देख लिया। अब आपके गले में एक हड्डी फंसी हुई है, आपकी मर्जी है आप उसको निगलें, आपकी मर्जी है आप उसको उगले, मौजूद है। दोनों सूरतों में आगे कुआं पीछे खाई वाला हिसाब है, लेकिन जाहिर है कि इसी के साथ सरवाइव भी करना है। तो क्या समझ रहे हैं नज़ीर लगारी साहब कि अभी जो जेल भरो तहरीक है, इमरान खान साहब का एक पॉलिटिकल और कार्ड है कि वो गिरफ्तारियां हो रही हैं उन लोगों की, और ये भी खदशा कि शायद इमरान खान की भी गिरफ्तारी हो सकती है। ये जेल भरो तहरीक जो है वो क्या कोई सियासी कामयाबी में बदल सकती है? पीटीआई में इतना है दमखम? मुझे कतई इस बात का यकीन नहीं है कि इमरान खान जेल में वक्त गुजारने के लिए तैयार हों, कतई नहीं। नो, अगर जैसी जेल जरदारी ने बर्दाश्त की, जैसी जेल नवाज शरीफ ने देखी, वो अटक किले वाली, और मैं बात नहीं कर रहा हूँ, जैसी जेल जो है वो शहबाज शरीफ ने देखी, यहाँ लाने वाली, मैंने ये सारी चीजें देखी हुई हैं, इसलिए मैं बात कर रहा हूँ। इमरान खान 2 रातें भी नहीं गुजार सकते भाई, 2 रातें, मेरी शर्त लगाता हूँ मैं आपको, वो जेल नहीं गुजार सकते। वो कोई हीरो नहीं है भाई, वो ची गवेरा नहीं है, वो पाकिस्तान में फिडल कास्ट्रो नहीं है, वो माओ जेतुंग नहीं है। जी ठीक है जी, एक आम से राइट विंग के पॉपुलिस्ट हैं और वो इस बुनियाद पर खड़े हुए हैं। ये
आज के दौर के डोनाल्ड ट्रंप हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। जी ठीक है नजम वली और साहब, जी ठीक है सर, आपका पॉइंट आ गया। नजम वली साहब, आप ये बताइएगा कि अभी पार्टिसिपेंट के नज़ीर लगारी साहब ने भी और सलमान आबिद साहब ने भी बड़ी अच्छी बात की है कि ये जो अब इमरान खान की गिरफ्तारी हो जाए या जेल बरो तहरीक हो जाए, ये इस तरह की ये जो मामलात हैं ये पाकिस्तान की सियासत में चलते आए हैं। नवाज शरीफ से लेकर जरदारी के साथ सबके साथ होते हैं, ये कंसेंसस है सबका। अगर इमरान के साथ भी होता है ये तो उससे माइनस नहीं किया जा सकता, सियासत से आउट नहीं किया जा सकता, इसका कोई फायदा नहीं है। क्या ये ऑप्शन है कि इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया जाए या उनको नाहिल करवाया जाए? देखिए, ये तो संजीदा ऑप्शन तो अपनी जगह पे है ही, लेकिन और अगर उन पर केसेस हैं तो उनको गिरफ्तार भी होना चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि हम जब सियासी अदम इस्तेहकाम की बात करते हैं और इसकी बात करते हैं कि हमें इस्तेहकाम की तरफ जाना है, तो जब तक इमरान खान अपना अंदाज़े सियासत नहीं बदलेंगे उस वक्त तक मुल्क इस्तेहकाम की तरफ नहीं जा सकता। वो जिस किस्म की सियासत कर रहे हैं वो भाटी लोहारी के मजमे बाज होते हैं, जो स्टेरॉइड्स बेचते हैं, जो जैली अद्वियात बेचते हैं और कहते हैं कि उनके पास तमाम बीमारियों का हल है, और बाद में पता चलता है कि जनाब जब हम उनसे जो नुस्खे लेकर गए थे वो नुस्खा इस्तेमाल करने के बाद तो हम लोग उनके गुर्दे फेल हो गए और हम मारे गए। तो खान साहब इस किस्म के एक अताई सियासतदान हैं जो हर चीज कर सकते हैं, हर काम कर सकते हैं, स्वाय इसके कि कोई जिम्मेदाराना बात करें, कोई जिम्मेदाराना काम करें। जेल भरो तहरीक की बात करते हैं, कौन सी जेल भरो तहरीक ये करेंगे? मैंने इनका लॉन्ग मार्च देखा है, वो उसमें तो बंदे निकाल नहीं सके थे। और यही बिलाल कमियाना जब CCPO लाहौर थे और इन्होंने कहा था कि लाहौर से निकलना है, तो 350 बंदा नहीं था इनके पास जो लाहौर के मीनार पाकिस्तान पर पहुंचा था 3-4 इजला से जाने के लिए। ये एक दफा जरा बाहर निकलकर तो देखें, इनको लग पता जाएगा। और बहादुर वो इतने हैं कि उन्होंने औरतों को और बच्चों को वहाँ पर दिहाड़ियों पर लाके उनको जो है यरगमाल बनाया हुआ है और उनके छुपकर उन औरतों और बच्चों के पीछे छुपकर अंदर बैठे हुए हैं। रोजाना कोई ना कोई अफवाह छोड़ देता है, जिसको पंजाबी में एक लफ्ज कहते हैं शुरली, छोड़ देता है कि इमरान खान को गिरफ्तार करने लगे हैं। उनके हाथ पांव फूल जाते हैं, वो ड्यूटियां लगा देते हैं, अरकान असम्बली को कहते हैं बंदे पहुंचाओ, वहां पर रात जगह करवाते हैं, वहां पर मौजें लगती हैं वहां पर, और खान साहब अंदर बैठे हुए होते। कौन सी गिरफ्तारी खान साहब और खान साहब की गिरफ्तारी की देखें, मुझे बताएं। खान साहब का हाल तो ये है सियासत करते हुए कि आज 3 महीने और 10 दिन हो गए हैं और पता नहीं ये कौन सा प्लास्टर है जिसमें ना उनकी कोई हड्डी टूटी है। सब ड्रामे किए जा रहे हैं और करते जा रहे हैं, लोगों से इम्प्रेस, लो आईक्यू लेवल जितना है उनसे इम्प्रेस होता चला जा रहा है कि जनाब उन्होंने गोलियां खा ली। कौन सी गोलियां खा ली? कहाँ से आपको गोलियां लगी भाई? कि छरे आए कहाँ से थे? वो जो था वो गोलियां चला किस तरफ रहा था? तो सारे के सारे अगर थोड़ा सा भी बंदा गौर व फिक्र करने वाला हो, शराफत को लो आईक्यू ना कहें। ठीक है इमरान खान साहब जो कुछ भी कर रहे हैं नजम वली साहब, लेकिन लोगों की फराटिया सा काम लगता है जी मुझे। वैसे ही वो मजमेबाज नहीं होते जो आवाजें लगा रहे होते हैं, आज जो ये हम ये चीज देखो, सांप और सांडे की लड़ाई देखो, और पता नहीं पिच्छू और न्योले को देखो, और इस किस्म की बात, इस किस्म की मजमे इकट्ठे कर लेते हैं, मजमा लगा लेते हैं, मजमा गिर बंदा है। तो बस इतनी सी बात है और सलमान आबिद साहब लास्ट कमेंट कीजिएगा। एक तो ये है कि नज़ीर लगारी साहब ने भी कहा है कि इमरान खान साहब 2 दिन भी जेल नहीं रह सकेंगे, और नजम वली साहब की आप बात सुन ली है। देखिए जब वो जेल जाएंगे तो पता चलेगा जेल में रहते हैं नहीं जाते। लेकिन मैं सिर्फ नजम वली साहब को ये बता रहा हूँ कि शहबाज शरीफ भी भाटी चौक पे सांडे का तेल बेचा करते थे और माशाल्लाह पेट फाड़ के पैसे निकाला करते थे जरदारी के। देखिए ये सारे ड्रामे जो है ना, हमने माजी के अंदर भी देखे हुए हैं शहबाज शरीफ साहब की पॉलिटिक्स के हवाले से, नवाज शरीफ की पॉलिटिक्स के हवाले से, और जो कुछ ये करते रहे। तो ये सारा इमरान खान पे गुस्सा निकालना अपनी जगह, लेकिन जब आप ये तजिया करें तो ये भी बताएं कि कौन कौन से हकीम कौन कौन सा इलाज बताते थे पाकिस्तान को हांगकांग बनाने का, और पाकिस्तान को सिंगापुर बनाने का, पाकिस्तान को मलेशिया बनाने का। सलमान भाई वो आज जिस वक्त वो अपनी स्पीड लेके गए हैं इस्लामाबाद, तो पता चल गया कि कितनी स्पीड जो है वो उनके पास मौजूद और कितनी स्पीड मौजूद नहीं है। जनाब यहाँ पे लोड शेडिंग खत्म हुई, बिजली के कारखाने लगे। सर इस मुल्क के 6% पे आपको लेकर के ग्रोथ रेट पर लेकर के लगे थे सर, मान लीजिए सलमान भाई लगे थे कि भी इमरान खान के पास पॉपुलैरिटी नहीं है। अगर नहीं है तो आप इलेक्शन करवाएं, अभी पता चल जाएगा कि किसके पास कितना पानी है और कितना दूध है। पाकिस्तान हांगकांग बन रहा था भाई, हांगकांग बन रहा था। भाई नजम वली खान साहब कौन सी दुनिया में रहते हैं? अभी आप कह रहे हैं कि यहाँ लोगों के मेरे ख्याल में सबका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया, सबका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। आप ये
जाहिर है कि वो अपना अपना नुक्ता नज़र है, वो दुरुस्त है, सही है, गलत है, उसके ऊपर हम नहीं चाहते। बहुत बहुत शुक्रिया सलमान आबिद साहब, नजम वली साहब और नज़ीर लगारी साहब, आपका भी शुक्रिया। नाज़रीन, दैट्स ऑल टुनाइट, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।